हेलो स्टूडेंट। आज अपन लोग क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे। हमने पिछली वीडियो में अति लघु उत्तरीय प्रश्न किए, अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा प्रस्तावना ना लेते हुए सीधे अपन प्रश्नों पर आते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है आपका? मृदा परिच्छेदिका। क्या बोला गया है इसमें? मृदा परिच्छेदिका का क्या तात्पर्य है? तो मृदा परिच्छेदिका क्या होती है? तो मैं आपको सामान्य अर्थों में बता दूं तो मृदा परिच्छेदिका जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, उसकी विभिन्न विभिन्न परतें, जो अलग अलग परतें होती हैं, उसको मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये होती है मृदा परिच्छेदिका। इसके विभिन्न विभिन्न क्या दिखाए गए हैं? इसमें कई सारे स्तर दिखाए गए। ये ऊपरी मृदा है, ये ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें मुख्य रूप से ह्यूमस होता है। फिर दूसरा पार्ट है, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? जो सेल होते हैं, जो चट्टान होती है, उनके टुकड़े, बालू, थोड़ी सी गाद, चिकनी, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। ये तीसरा जो हिस्सा है, इसमें पाए जाते हैं जो टूट फूट चुकी होती हैं, जो सेल या फिर चट्टानें जो टूट फूट चुकी होती है वो। और यहाँ चौथे वाले में मुख्य रूप से चट्टानें ही पाई जाती हैं जिसके ऊपर ये मृदा या मिट्टी बनी हुई है। तो ये होती है मृदा परिच्छेदिका। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया? अब हम बढ़ते हैं अपना। तो मृदा परिच्छेदिका मैंने आपको बता दी, तो अब इसमें पढ़ते हैं अपन मृदा परिच्छेदिका क्या लिखा हुआ है। तो मृदा परिच्छेदिका क्षैतिज परतों, विन्यास और उनकी स्थिति को दिखाने वाली ऊर्ध्वकाट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। इस मृदा की विभिन्न परतें हैं, तो पहले मैंने बता दी, जैसे कि ऊपरी परत। ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? इसमें ऊपरी परत में क्या होती है? ऊपरी मृदा, या जो ऊपर ऊपर अपन को मिट्टी दिखती है, कभी खेत जाओ तो सबसे ऊपर जो मिट्टी दिखती है वो होती है ऊपरी परत। फिर जो दूसरी परत होती है, उस मिट्टी को अपन जब खोदते हैं तो अंदर थोड़ा थोड़ा गीला पदार्थ निकलता है, वो सब चीज़ें क्या होती है? वो उपमृदा होती है। और फिर जिस चट्टान पर वो मृदा धीरे धीरे बनती है, तो वो थोड़ी थोड़ी जब टूट जाती है तो वो चट्टान तीसरी परत में होती है। और चौथी परत में मूल चट्टान होती है जिस पर वो बनी हुई है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव जीवन में मृदा का क्या महत्व है? तो मानव जीवन में मृदा का क्या रोल है? अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो तो अपन नॉर्मल अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि मृदा का क्या ज़रूरी है। देखो, मानव की मुख्य ज़रूरत क्या है? भोजन। और भोजन कैसे आता? खेती से। और खेती कैसे होती है? मृदा या मिट्टी से। तो सबसे मुख्य ज़रूरत तो क्या है कि हमें उससे भोजन मिलता है। दूसरी हमारी क्या ज़रूरत है? रोटी, कपड़ा और मकान होता है ना, तो रोटी हो गया। अब दूसरी बात क्या? कपड़ा जैसे जूट हो गया, कपास हो गया, ये सब कहाँ से आते हैं? खेती से। और खेती काय में होती है? कृषि में। तो दूसरा। और तीसरा मकान आदि बनाने के लिए भी जो कच्चे घर होते हैं वो सब, उसके लिए काय की आवश्यकता होती है? मिट्टी। और तीसरी, मान लो अपने पशु हैं, कोई पशुपालन करता है, तो पशुओं के द्वारा ही तो अपन लोग दूध आदि प्राप्त करते हैं, जो मांस का सेवन करते हैं तो मांस आदि प्राप्त करते हैं। तो उनकी जो पशुओं की ज़रूरतें हैं वो घास द्वारा पूर्ति होती है। और घास कहाँ पे मिलती है? मिट्टी के ऊपर। तो मिट्टी हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो सामान्य अर्थों में मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें देखते हैं हमने क्या लिखा हुआ है। मानव जीवन में मृदा का अत्यधिक महत्व है, विशेषकर किसानों के लिए। जो किसान परिवार से होंगे उन्हें ये चीज़ मुख्य रूप से मालूम होगी। संपूर्ण जीवन मानव कृषि पर निर्भर करता है। संपूर्ण प्राणी जगत का भोजन प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मृदा से ही प्राप्त होता है। हमारे वस्त्रों के निर्माण में प्रयुक्त कपास, रेशम, जूट आदि भी मृदा से ही प्राप्त होते हैं। भेड़ मृदा पर उगी घास खाती है, उसी से हमें ऊन मिलता है। रेशम के कीड़े वनस्पति पर निर्भर है और वनस्पति मृदा में ही उगती है। भारत में लाखों घर मिट्टी के बने हुए हैं। हमारा पशुपालन उद्योग, कृषि, वन उद्योग मृदा पर ही आधारित है। अतः मृदा के विषय में कहा जा सकता है कि मानव सभ्यता का इतिहास मृदा का इतिहास है। और विल्कॉक्स नामक के एक व्यक्ति हुए, उन्होंने क्या कहा है कि मृदा क्या है, या मृदा या मिट्टी क्या है? मानव जीवन इतिहास की, जो मानव सभ्यता का जो इतिहास है वो मृदा से ही जुड़ा हुआ है। हर एक चीज़ मिट्टी से ही शुरू हुई थी, है ना। पहले मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किए थे, उसके बाद हम ये आज कांच के बर्तनों तक आ गए, है ना। तो अब हम कौन सा चैप्टर, आप कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे? तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? हमारा दूसरा प्रश्न है कि लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी में अंतर क्या है? तो हमें ये पढ़ना है। तो मैं आपको सामान्य अर्थों में बता दूं, तो लाल मिट्टी जो होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा शुष्क जलवायु, जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और जहाँ पर हमेशा मौसम सूखा सूखा बना रहता है, जैसे राजस्थानी इलाके हो गए, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड वाला इलाका हो गया, इन सब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और लेटराइट मिट्टी में क्या होता है? शुष्क वातावरण भी होता है और बारिश भी बहुत हो, मतलब दोनों वातावरण बारी बारी से आए, तो वहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है ना। तो लेटराइट और आप लाल मिट्टी तो समझ ही गए होंगे। अब हम इसको पढ़ते हैं। तो क्या यह मिट्टी शुष्क
शुष्क और तर जलवायु में प्राचीन रवेदार और पर्वतीय चट्टानों की टूट फूट से बनती है। ठीक है, और यह मिट्टी कैसी कलर की होती है? लाल कलर की भी होती है, पीले कलर की भी होती है और चॉकलेटी रंग की भी होती है। और इसमें काय की अधिकता होती है? लोहा, एल्यूमिनियम और चूना की अधिकता होती है। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है तो अपन ये देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, ठीक है, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, इन सब क्षेत्र में पाई जाती है। और इस मिट्टी में फसल काय की अच्छी होती है? बाजरा की फसल बहुत ही अच्छी होती है। काय की फसल? बाजरा। आपने देखा होगा, आपके गांव में बाजरा होता होगा, है ना। फिर इसके बाद, और इसमें अगर गहरी रंग की हो मिट्टी तो इसमें कपास, गेहूं आदि की फसलें भी बहुत अच्छी हो जाती हैं। अब लैटराइट मिट्टी, मैंने बताया ना, लैटराइट मिट्टी कैसे इलाके में पाई जाती है? जहाँ वातावरण शुष्क भी हो और तर मतलब बारिश भी होती हो और जहाँ पर एकदम सूखा भी रहता हो। जैसे मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं, उसमें बरसात के समय पर बहुत बारिश भी होती है और फिर एकदम शुष्क हो जाते हैं। तो इन क्षेत्रों में कैसी मिट्टी आएगी? और जैसे तमिलनाडु का इलाका हो गया, इनमें भी तो कैसी मिट्टी आएगी? लैटराइट मिट्टी, है ना। फिर दूसरी, ये कैसी? उच्च भूमि। उच्च भूमि का अर्थ क्या होता है? पहाड़ी क्षेत्रों की टूट फूट से ये बनती है ना। और इसमें काय की अधिकता होती है? इसमें लोहा और ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? जैसे मैंने बताया, तमिलनाडु के इलाके में पाई जाती है मुख्य रूप से, और कुछ कुछ महाराष्ट्र के और पश्चिम बंगाल के इलाके में भी पाई जाती है। और इस मिट्टी में मुख्य रूप से क्या क्या होता है? तो चावल हो गया अपना, कपास हो गया, गेहूँ हो गए, मोटे अनाज हो गए, चाय, कहवा, ये सब चीज़ें। चाय और कहवा, कहवा मतलब कॉफ़ी। और सिनकोना, सिनकोना एक वृक्ष होता है जिससे काय की दवाई बनाई जाती है। जो अपना मलेरिया की दवाई है वो सिनकोना नामक वृक्ष से बनाई जाती है। तो ये सब चीज़ें भी आप याद रखें। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? जल संरक्षण के प्रमुख उपाय क्या हैं? तो जल संरक्षण हम किस किस के माध्यम से कर सकते हैं? तो वो सब चीज़ें हमें बतानी है इसमें, है ना। तो हम जल संरक्षण के प्रमुख उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब बताओ, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो आज आप देख रहे होंगे गर्मियों के दिनों में पानी की कितनी अधिक समस्या होती है। हमें टैंकरों के माध्यम से पूर्ति करनी पड़ती है, कुएं भी एकदम सूख जाते हैं, हैंडपंप आदि में भी जल नहीं निकलता है। तो हमें क्या, जल का संरक्षण बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो जल है वो हमारे जीवन की इकाई है। बिना जल के नहीं रह सकते हम। बिना खाना के तो रह सकते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन बिना पानी के रहना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो जल क्या है? हमारी मूलभूत आवश्यकता है। अगर इसका हम संरक्षण नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएगा? हमारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो जल संरक्षण बहुत ही आवश्यक है ना। तो इसके क्या क्या, किन किन के माध्यम से हम जल संरक्षण कर सकते हैं? तो जो वर्षा जल होता है, बरसात में जो जल होता है वो रोडों पे ऐसे ही बह जाता है ना। अपन उसका संरक्षण नहीं करते, वरना हम क्या पाइपलाइन के द्वारा इसका संरक्षण भी कर सकते हैं। दूसरा, जो बड़े बड़े नदी नाले होते हैं ना, उनका में भी जैसे बांध आदि बनाकर उसको भी अपन संरक्षित कर सकते हैं और जल को प्रदूषित होने से बचाना। आजकल आप देखते होंगे कि नदियों में क्या क्या चीज़ें, फूल आदि डाल दिए जाते हैं और पन्नी वगैरह और घर का जितना भी निकला हुआ मल वगैरह होता है सारा कहीं में जाता है? नदियों में जाता है। तो हमें जल को प्रदूषित होने से बचाना है। अगर जल सारा प्रदूषित हो जाएगा तो हम अपने पीने की ज़रूरतों की पूर्ति कैसे करेंगे? तो हमें ज़रूरी है ना जल का संरक्षण करना। ठीक है, तो हम एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि जल एक मूल्यवान संपदा है। संपदा तो है ही, हमारी एक तरह की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट संसाधन है हमारे जीवन का। पृथ्वी पर जीवन का आधार ही जल है। पृथ्वी पर जीवन, अपन चंद्रमा पे पानी की खोज क्यों की? क्योंकि जब पानी होगा तभी तो वनस्पति होगी, तभी तो हम बाहर रह पाएंगे। तो जीवन, पृथ्वी पे जीवन का आधार क्या है? जल है ना। जल जहाँ होगा वहाँ हम रह सकते हैं, वहाँ जीवन की संभावना हो सकती है। और जल क्या है? आजकल जल की बढ़ती हुई मांग से जनसंख्या बढ़ रही है, तो जल की मांग भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो कई जगह तो ऐसा होता है कि गर्मियों में पानी नहीं होता। एक तमिलनाडु में चेन्नई में ट्रेन से पानी लाया गया था दूसरी जगह से, इतनी ज़्यादा पानी की किल्लत आ गई थी। इसलिए हमें पानी का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। तो अब क्या है, वर्षा जल का संग्रहण क्यों ज़रूरी है? अब इन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा, वही बात हो गई, वर्षा जल का संग्रहण क्यों ज़रूरी है? तो मैंने पहले ही बताया कि वर्षा जल जो होता है उसका अर्थ क्या है? वर्षा जल जो हमें बारिश के माध्यम से जो जल प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? वर्षा जल। तो वर्षा जल का हमें संरक्षण करना चाहिए। हम अपनी छत के द्वारा पाइपलाइन लगा के उसको ज़मीन के अंदर संरक्षित कर सकते हैं या बड़ी बड़ी टंकियों में उसको भर के रख सकते हैं। अब क्यों आवश्यक है? तो अब एक तो ये हो सकता है कि जब हमारे यहाँ पे स्थानीय लोगों को जल की आवश्यकता हो तो हम उसके द्वारा पूर्ति कर लें। दूसरा ये हो सकता है कि जब वर्षा नहीं होती, सिर्फ बरसात में ही वर्षा होती है अपने भारत में, तो जैसे गर्मियों के दिनों में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, आपने बहुत सुना होगा कि बिहार आदि, उत्तर प्रदेश आदि में बहुत ज़्यादा बाढ़ें आती हैं। तो अगर हम इसका संरक्षण करेंगे तो बाढ़ों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। और तीसरा, अगर हम इसको ज़मीन के अंदर संरक्षित करते हैं तो जो ट्यूबवेल और कुएं में एकदम पानी सूख जाता है, जो जल का स्तर एकदम निम्न हो जाता है, वो भी अच्छा बना रहेगा, बेहतर बना रहेगा। इसलिए क्या आवश्यक है? जल का संरक्षण आवश्यक है। आप समझ गए होंगे वर्षा जल और उसका संरक्षण क्यों आवश्यक है।
अब हम आते हैं वनों के संरक्षण क्यों आवश्यक है। अभी हमने पढ़ा जल का संरक्षण क्यों आवश्यक है, वर्षा जल का संरक्षण क्यों आवश्यक है, अब क्यों वनों का। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वन है, वन हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन भी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आपने देखा होगा कि अगर अपन को ऑक्सीजन ना मिले 10 मिनट आप अपनी 1 मिनट आप अपनी सांस रोक के देखिए, आपको कैसा महसूस होता है, एकदम घुटन होने लगेगी। फिर आप सोचिए अगर पृथ्वी पर से पेड़ ही पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएंगे तो अपन को ऑक्सीजन कहाँ से आएगी। सिर्फ एक ही तरीका है जहाँ से हमको ऑक्सीजन आ सकती है, वो है वृक्ष। वृक्षों के माध्यम से ही ऑक्सीजन आ सकती है ना। तो वृक्ष हमारी क्या है, एक अमूल्य संपदा है, अमूल्य संपदा है, तो उसका हमें संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। और आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि हमारे पृथ्वी पर 33% वन होना आवश्यक है। जैसे आपके 33% पास होने के लिए मार्क्स चाहिए पड़ते हैं, उसी तरह से पृथ्वी को भी जीवित रहने के लिए 33% वनों की आवश्यकता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा, इंसानों की बढ़ती लालच की वजह से पेड़ों को काटा जा रहा है। तो अब हमें क्यों संरक्षण करना है, तो क्योंकि वन क्या है, हमारी एक अमूल्य देन है और ये हमारे एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी का 1/4 भाग वनों से ढका हुआ था, किंतु मानव विकास के साथ खेती, आवास और कल कारखानों की भूमि प्राप्त करने के लिए वनों के बड़े पैमाने पर कटाई की गई। फलस्वरूप पृथ्वी पर 15% वन ही पाए जाते हैं, है ना। तो अब हमें क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये बाढ़ को भी रोकता है। ये भू अपर्दन, भू अपर्दन मैंने बताया था ना कि मृदा का अपर्दन होता है। मृदा का अपर्दन मतलब मृदा की ऊपरी परत का क्या हो जाना, बह जाना या उड़ जाना। तो अगर पेड़ लगे होंगे उस मृदा पर तो वो एकदम पेड़ उस मृदा को या मिट्टी को जकड़े रहेगा तो वो उड़ेगी नहीं। तो भू अपर्दन को रोकने में भी मदद करता है, बाढ़ को रोकने में मदद करता है। अनावृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उसको भी पेड़ पौधे रोकते हैं। तो ये सब समस्याएं वन संरक्षण से इनका समाधान करना बहुत। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है कि वन आधारित उद्योग के बारे में क्या कीजिए, उल्लेख कीजिए। तो हमें वन आधारित उद्योग के बारे में लिखना है। तो वन आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको सामान्य अर्थों में समझा देती हूँ। जैसे कि बांस हो गया, घास हो गई, इन सब से क्या बनाए जाते हैं, कागज़ बनाए जाते हैं। चीड़ हो गया, सफ़ेद सनोवर हो गया, इनसे दिया सिलाई बनाई जाती है। दिया सिलाई मतलब माचिस बनाई जाती है। लाख से लाख उद्योग चलता है, मोम से मोम उद्योग। और जो महुआ हो गए, इन सब से क्या बनाई जाती है, शराब बनाई जाती है। और बबूल से गोंद बनाई जाती है। और हमें वनों से और क्या क्या प्राप्त होता है, कीमती लकड़ियाँ प्राप्त होती है, तो लकड़ियों से फर्नीचर उद्योग चलता है। और औषधि आदि भी हमें वनों से प्राप्त होती है। तो इन सब से जो कच्चा माल है वो सारा हमें कहाँ से मिलता है, वनों से मिलता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें वनों से हमें मिलती हैं। तो क्या लिखा है, वन हमारे उद्योग धंधों की आधारशिला है। इनसे हमें सारा कच्चा माल मिलता है। उद्योगों को कच्चा माल कहाँ से मिलता है, वन से ही मिलता है। फिर इसमें क्या लिखा है कि जो सारे उद्योग और धंधे हैं वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है, वनों पर निर्भर है ना। और वनों पर निम्न उद्योग धंधे निर्भर करते हैं। जैसे कि कौन कौन सा हो गया, घास, सनोवर, इन सब से क्या बनता है, कागज उद्योग चलता है। जो चीड़ हो गया, स्नूफर हो गया, इनसे कौन सा उद्योग चलता है, दिया सलाई उद्योग, है ना। दिया सलाई मतलब माचिस, जो घर में अपन माचिस उपयोग करते हैं वो। लाख से लाख उद्योग, मोम से मोम उद्योग, महुआ आदि से शराब बनाई जाती है ना। बबूल से गोंद बनाई जाती है। चमड़ा उद्योग हो गया अपना, चंदन, और ये सारी जो कीमती लकड़ियाँ होती हैं इनसे क्या फर्नीचर उद्योग भी बनाते हैं। और कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए भी एक अच्छा माल होते हैं, है ना। अब इसके बाद क्या है अपना, जड़ी बूटियाँ भी हमें कहाँ से मिलती हैं, वनों से मिलती हैं। तो ये जड़ी बूटियों वाला उद्योग भी कहाँ विकसित हुआ है, वनों के कच्चे माल से, है ना। और अन्य वस्तुएं जैसे तेंदुपत्ता, तो इससे बीड़ी बनाई जाती है। बैत हो गया, शहद हो गया, मोम हो गया, ये सारे कहाँ से विकसित हुए, वनों से विकसित हुए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वन जलवायु को कैसे नियंत्रित करते हैं। अब आप सोचेंगे कि वन कैसे सर्दी गर्मी बारिश को प्रभावित करते हैं, तो हम बताते हैं। क्या होता है कि जो वन है वो ठंडी हवा जो आती है उसको रोकते हैं, ठंडी हवा को रोकते हैं। और जो गर्म हवा आती है उसके प्रभाव को कम करते हैं। ठंडी हवा को क्या करते हैं, वो रोकते हैं, और गर्म हवा के प्रभाव को क्या करते हैं, कम करते हैं। और आपको बता दें कि जो वन होते हैं ना, वन हमारे जो वर्षा होती है ना उसको नियंत्रित वन ही करते हैं। वन से क्या होता है ना, अधिक वर्षा होती है और ना ही कम वर्षा होती है। वन क्या करते हैं, वर्षा को आकर्षित करते हैं। तो सही समय पर वर्षा होती है और अधिक वर्षा भी नहीं होती है। तो वन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ये हमारे जलवायु को कैसा रखते हैं, सम रखते हैं। ना ज़्यादा अधिक गर्मी और ना ज़्यादा अधिक ठंडी। आप कभी ऐसे इलाके में जाना जहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ लगे हों, तो गर्मियों के टाइम में भी जाओगे तो आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी, और ठंडियों में जाओगे ना तो आपको उतनी अधिक ठंडी नहीं लगेगी, है ना। तो क्या लिखा है कि जो वन है वो जलवायु को प्रभावित करते हैं। वन ठंडी वायु के प्रभाव को रोकते हैं और गर्म वायु के प्रभाव को कम करते हैं।
वन क्या करते हैं, और वन जो समशीतोष्ण बनाए रखते हैं हमारी जलवायु को। और वन क्या करते हैं, वनों में क्या होती है, वर्षा के संचालक होते हैं, मतलब ये बादलों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो वन जलवायु को नियंत्रित इस प्रकार करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दिसंबर 1988 की वन नीति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। जो 1988 में जो वन नीति आई थी उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता ये है कि ये क्या करती है, वनों की, इस पे इसमें किस चीज़ पे जोर दिया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पहला, वनों की उत्पादकता बढ़ाना, मतलब वनों से जो जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं उनकी उत्पादकता को बढ़ाना, वैसे पेड़ लगाना जिससे हमें कई सारे उत्पाद मिले जिनसे हम अपने उद्योग को प्रोत्साहित कर सकें। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बताई है कि पहाड़ी, नदी और घाटियों में क्या करना, जल संग्रहण वाले क्षेत्रों में वनों को बढ़ाना। वनों को बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि बाढ़ भी कम आएगी, है ना। फिर उसके बाद जंगलों पर आदिवासियों और निर्धनों के पारस्परिक अधिकार को बरकरार रखना। जो आदिवासी होते हैं मुख्य रूप से वनों पर निर्भर होते हैं, तो उनके अधिकार को भी बनाए रखना, है ना। और तीसरा क्या है, ग्रामीण व आदिवासी इलाकों को ईंधन, चारा, इमारती लकड़ी की पूर्ति पर ध्यान देना। और ये जो वन है ना, वन पे काफ़ी सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे पहले कि कोई ये नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, आदिवासी लोग बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए क्योंकि उनकी सारी आजीविका कैसे चलती थी, वनों से। तो उन्होंने क्या किया, इस वाली जो योजना आई तो इन्होंने इसमें क्या किया कि उनकी पूर्ति होती रहे, काहे कि ईंधन की, चारा की और छोटी इमारती लकड़ी की। ठीक है, उसके बाद लघु और कुटीर उद्योग को छोड़कर वन पर आधारित उद्योग को अनुमति न दी जाए। जो लघु और कुटीर उद्योग है उनको बस अनुमति दी जाए जो वनों से कच्चा माल प्राप्त करते हैं उसके लिए। और फिर छठवां क्या है अपना, छठवां प्रश्न क्या है अपना कि उद्योग को रियायती दर पर वन उत्पाद प्राप्त करने पर रोक लगाई जाए। जो उद्योग हैं उनको रियायती दर पे क्या, वन उद्योग में जो वन के उत्पाद होते हैं उन पर रोक लगाई जाए, मतलब सस्ती दर पर ना बेचे जाएं। और फिर वर्तमान वनों को कटाई से बचाया जाए और पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जाए। और वर्तमान में जितने भी वन हैं उनकी जो अवैध तरीके से कटाई हो रही है उसको भी रोका जाए और पर्यावरण पर संतुलन बनाया जाए। ठीक है, तो ये है इसके मुख्य विशेषताएं। तो आप इनमें से मैंने 7 बताई हैं, तो आप 6 भी लिख सकते हैं। अब फिर से वही चीज़ आ गई कि सामाजिक वानिकी योजना क्या है। तो मैंने आपको बताया था सामाजिक वानिकी योजना क्या है कि विश्व बैंक से इसको सहायता प्राप्त है। और ये क्या है कि जो रेल लाइन्स है, जो खेत हुए, जो सड़क हुए, उनके जो किनारे किनारे जो रोड या रास्ता पड़ा होता है ना, उस पर पेड़ लगाना, उस पर पेड़ों की वृक्षारोपण करना, है ना। और जैसे स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे हर एक बच्चे को एक एक वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे कि क्या हो सके, वृक्षारोपण हो सके और वृक्षों की जो संख्या है उसको बढ़ाया जा सके। तो ये थी सामाजिक वानिकी योजना। तो जो सामाजिक वानिकी योजना है ये विश्व बैंक से सहायता, वित्तीय सहायता मिली है, मतलब उनको आर्थिक सहायता दी गई है। और इसमें क्या है, क्या पर ध्यान दिया गया है, चक्र वानिकी, विस्तार वानिकी और शहरी वानिकी के अंतर्गत खेतों, सड़कों, रेल लाइन के किनारे पर क्या करना, वृक्षारोपण, पेड़ों को लगाना। और इसमें हर बच्चे के लिए एक पेड़, इसमें एक नारा दिया गया कि हर एक बच्चा एक पेड़ लगाए। कहाँ पे, स्कूल्स में, कॉलेजेस के हर एक बच्चा एक एक पेड़ लगाए, है ना। और इसमें जो वन महोत्सव है, वन महोत्सव मतलब वृक्षारोपण करना, वृक्षों की देखभाल करना, उनका संरक्षण करना का बहुत ज़्यादा क्या किया गया, प्रचार प्रसार किया गया, है ना। और सड़कों, नहरों, इन सब के किनारे किनारे क्या किया, वृक्षारोपण किया, है ना। और हरे भरे पेड़ों पर काटने पर रोक भी लगाई गई। और हिमालयी क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई को रोकने और पशुओं की मुक्त चराई पर भी उचित रोकथाम की व्यवस्था की गई। मतलब इसमें क्या है कि जो हिमालयी क्षेत्र थे, जो हिमालयी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वनस्पति पाई जाती, तो वहाँ पर पशुओं की चराई पर और पेड़ों की कटाई पर पूर्ण रूप से क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया, रोकथाम की गई। ठीक है, आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, तो ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब हम दूसरा पार्ट करेंगे। आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।